आज की कक्षा से जुड़ने वाले आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारा विषय है भारत एक परिचय, और सभी बिंदुओं पर चर्चा हम लोग करेंगे इस पर भी संभव है। और प्रयास करेंगे अधिकतम चीजें जो परीक्षा में आपके आते हैं यहाँ से तो सबसे पहले भारत के नाम को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। तो भारत हमारा नाम है, भारत नाम क्यों पड़ा? तो कोई बताएगा भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? कोई बताएगा इसमें से भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? भारत के नाम पे पड़ा। चलिए, भारत का नाम भारत के नाम पे भारत पड़ा हुआ है। और नहीं रहा भाई इसके लिए। चलिए, और भारत के कई नाम हैं भारत के अलावा। जैसे देखिए यहाँ पे एक नाम यहाँ लिखा है आर्यव्रत, एक नाम इंडिया आप लोग जानते ही हैं, आर्यव्रत देखिए, और एक नाम यहाँ पे हिंदुस्तान है, एक नाम यहाँ पे इंडिया है। इसके अलावा जम्बिल भी भारत का नाम है, सोने की चिड़िया भारत को कहा गया। तो लेकिन वर्तमान में जो संवैधानिक नाम है जो लिखा हुआ भारत के संविधान में है, भारत या इंडिया होगा। तो भारत या इंडिया शब्द जो यूज हुआ है आपके संवैधानिक शब्दावली में, तो दो शब्दावली इन नामों में से भारत के संविधान में आपके यूज है। इसमें है भारत आपका और आपका इंडिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको जानना यहाँ पे है, कुछ चीजें जानना है कि नामकरण किया किसने था। चर्चा कई बार मैं कर चुका हूँ, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये। तो भारत जो आपका यहाँ पे है, जो भारत का चित्र दिख रहा है आपको है, भारत यहाँ पे भारत को भारत कहने वाले कौन थे? तो भारत का भारत नाम जो राजा भरत के नाम से पड़ा हुआ है। लोग मानते हैं कि ये दुष्यंत के सुपुत्र थे, दुष्यंत के पुत्र थे आपके। क्या बोलते हैं, प्रथम वेद आपका ऋग्वेद के 10वें अध्याय में इसका राजा भरत और बाकी युद्ध का भी उल्लेख वहां पे है। उस भरत को मानते, कुछ लोग कहते हैं दुष्यंत के पुत्र थे। शकुंतला और दुष्यंत के जो है पुत्र का नाम भरत था। तो दो चीजें मिलता यहाँ से है भारत को लेकर के। एक तो 10वें अध्याय में भरत और दो समुदाय के युद्ध का वर्णन वहां पे, कोई लोग कहते हैं उनके नामकरण है, कोई लोग कहते हैं इनके नाम पे है। अगला चीज यहाँ पे आर्यावर्त है, तो आर्यों के निवास के कारण जो है इसको आर्यावर्त कहा गया। और इंडिया शब्द जो है, इंडस और इंडिया दो नाम यहाँ पे जो है, इंडिया नाम और सिंधु, इंडिया नाम और हिंदुस्तान नाम, ये सिंधु नदी को लेकर पड़ा हुआ है। दो नामकरण आपके सिंधु नदी को लेकर के, हिंदुस्तान और आपका इंडिया। जैसे क्या है, सिंधु नदी को ईरानी जो थे उसको हिंदू नदी या सिंधु नदी बोले, इसी सिंधु से बदल करके आपका हिंदुस्तान पड़ता है। ईरान आपका यहाँ पर है, ईरान आपका यहाँ पे। ईरानी लोग पाकिस्तान होते हुए भारत में एंट्री, पहले पाकिस्तान भारत का ही अंग था, ये पाकिस्तान जो पूरा पूरा आपका है, पहले भारत ही था पहले। भारत के, हाँ भारत के पाकिस्तान गया था। तो ईरान का मतलब है आपके जो अरब के लोग ये जो थे, या जो मुस्लिम लोग थे यहाँ भारत में एंट्री करते, उन्होंने ही सिंधु नदी भारत इस तरह से यहाँ से निकलती है और ये यहाँ से बहती हुई है। तो सिंधु नदी को लेकर के उन्होंने नामकरण जो किया यहाँ पे भारत का नामकरण। तो मतलब सिंधु से बिगड़ा हुआ रूप हिंदुस्तान है आपका, हिंदू और हिंदुस्तान है। और जब आपके यूरोपियन कंट्री के लोग आते हैं, यूरोपियन मतलब होता है आपके ईरान, क्या बोलते हैं, ये वाला क्षेत्र जो आपका है मध्य एशिया, मतलब पोर्शन जहाँ पे है, जो आपके यूरोप का क्षेत्र है, जो ये लोग भारत में एंट्री करते हैं, तो इन्होंने ही इंडस नदी के नाम पर और यहाँ के रहने को उन्होंने इंडिया कहा। तो दो नामकरण सिंधु नदी को लेकर के है, इंडिया और क्या नाम है, इंडिया और आपका हिंदुस्तान। और बाकी दो, एक आर्यावर्त है हिंदुस्तान को लेकर के है, और भरत मुनि, भरत भारत का नाम जो पड़ा इंसान, एक मतलब राजा के नाम पे है, एक आर्यों के निवास इंडिया नदी को मतलब सिंधु नदी को लेकर के। इस तरह से भारत का नामकरण होता है।
तो भारत के, और एक नाम इसका भारत का मिलता है सोने की चिड़िया। तो मौर्य काल का वर्णन मिलता है। मौर्य काल तक भारत को जो विश्व में जो प्राप्त था, मान सम्मान जो प्राप्त था, उसको चिड़िया कहा गया। तो ये भी नाम कहीं कहीं मिलता है। अब यहाँ से कुछ चीजें और स्पष्ट होती हैं। आगे हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर के, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर के। इसके पहले वाले पेज को देखेंगे, ज्यादा स्पष्ट होगा। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से यहाँ पे हैं। ये, एक मिनट, यहाँ देखिए भारत के पड़ोसी देशों को लेकर बात करेंगे। देखिए अब देखे जाए यहाँ पे, बताओ इस वक्त तो पूरब किधर जाने के समय है, पूरब और पश्चिम। पूरब इसका इधर होता है, पश्चिम इधर है, और उत्तर इधर है, और दक्षिण आपका नीचे की तरफ है। जो मानचित्र जो बनता है उसमें पूरब जो है बाएं तरफ है, पश्चिम आपके दाएं तरफ है, ऊपर की तरफ उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण है। तो यहाँ पे कभी कभी पूछता है भारत के उत्तर में कौन देश है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। इस तरह करके भी प्रश्न आए परीक्षा में कई बार है। यहाँ देखिए पूरब नामकरण करता अगर है, पूरब की बात करता अगर है। यहाँ देखिए एक देश बर्मा दिख रहा है आपको, यहाँ पे बर्मा। और भारत के बीचों बीच में यहाँ पे स्थित देश है बांग्लादेश। यहाँ पे मेरी आवाज आप लोग मिल रही है ना? मेरी आवाज तो मिल रही है। हेलो। जी सर, मिल रही है। चलिए ठीक है। तो बर्मा देश आपका यहाँ पे है। बर्मा को ही म्यांमार कहा जाता है। इसी को पहले रंगून के नाम से हमने बर्मा बना, वर्तमान में इसका नाम म्यांमार है। बांग्लादेश आपका यहाँ पड़ता है, इसी बगल में भूटान आपका यहाँ पड़ता है, भूटान। भूटान देश बिल्कुल बेबी भारत के बीच में ही लगभग स्थित है, और इसकी सीमा की सुरक्षा पूरी तरह से भारत ही करता है। भूटान यहाँ पे है। नेपाल आप देख ही रहे हैं, पूरा बगल में, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्षेत्र फैला नेपाल का है ये। और यहाँ पे चाइना देखो, पूरा चाइना का क्षेत्र है ये, मंगोलिया से लेकर चीन का क्षेत्र है, ये चाइना वाला क्षेत्र है। तो चीन और तिब्बत क्षेत्र भारत से टच करता है। वर्तमान में तिब्बत भी चाइना का ही एक अंग है। तो और पूरब का पोर्शन की बात करेंगे, उत्तर और पूरब, पूर्वोत्तर। तो यहाँ पे चाइना, चीन का लगभग यहाँ पे है। और भारत के पश्चिम की बात करेंगे, ये पोर्शन जो पश्चिम वाला पोर्शन का जो है, यहाँ पे पाकिस्तान साफ साफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे है। भारत से ही अलग हुआ है। अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, अलग देश के इसको नाम होता है, यहाँ पे अलग देश बनता है। और इसी के बगल में देखिए अफगानिस्तान आपका है। ये भी भारत की सीमा को टच करता है, सबसे छोटी सीमा बनाता है भारत के साथ है। तो इस तरह से भारत के कुछ, हाँ बताइए। तो इस तरह से भारत कुछ पड़ोसी देश यहाँ पे है। ये तो कुछ स्थलीय सीमा को लगे हैं देश में। इन देशों के अलावा अभी यहाँ पे आपका श्रीलंका, श्रीलंका आपका यहाँ पे है। ये भी स्थलीय सीमा समुद्री सीमा को लेकर के। और यहीं पर आप दमन दीव के ओमान है, यमन है, इधर तो आपका यहाँ टच करता है, दूसरा पड़ता है आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पे सीमाओं को लेकर के है। यहाँ देखिए आपको आएगा कौन देश का पे कैसे कैसे है, और यहाँ पे लंबाई भी लिखी हुई है, कौन देश की कितनी लंबाई, कितनी सीमा भारत के साथ टच करती है। जो परीक्षा भारत की सीमा को लेकर आए हुए हैं, आते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए बांग्लादेश लिखा हुआ है। तो बांग्लादेश देखिए आपका यहाँ पर है, ये वाला पोर्शन पूरा पूरा, ये पूरा बांग्लादेश आपका यहाँ पे। तो इसमें त्रिपुरा एक ऐसा राज्य भारत का है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा का मतलब 3 ओर से पूरा पूरा घिरा हुआ है, जो प्रदेश हो। तो त्रिपुरा आपके बिल्कुल बांग्लादेश के 3 राज्यों से तीन तरफ से पूरा घुसा बांग्लादेश में है। पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था, वर्तमान में अलग देश की इसको दर्जा दिया गया है। गांधी का शासन काल था,
इंदिरा गांधी 1974 का रेट है 1974। इसी टाइम पे बांग्ला पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश का दर्जा इंदिरा गांधी ने यहाँ पे एक सेना भेजती है और ये लोग पाकिस्तानी सेना लड़ बाद में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे बांग्लादेश भूटान देखिए आपका यहाँ पे है भूटान। और चीज जो आपके काम के परीक्षा में बार बार पूछा गया है, सबसे लंबी सीमा की, तो जवाब क्या रहेगा आपका? आपका जवाब रहेगा बांग्लादेश। और इसका सीमा देखिए लंबाई है लिखा किलोमीटर लिखा हुआ है 4096 किलोमीटर लिखा हुआ, सब साथ के साथ किसकी है? बांग्लादेश के साथ में। और इसको जीरो जीरो लाइन बोलते हैं या शून्य, जीरो लाइन या शून्य रेखा। नाम कहीं कहीं मिलेगा, जल्दी नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलेगा। इसको जीरो लाइन या शून्य रेखा बोलते हैं। दूसरा नंबर देखिए है यहाँ पे है 3488 किलोमीटर है। तो पूरा पूरा जो आपका है चाइना वाला, तो इतनी लंबाई इसकी है। और इतना लंबाई बताओ, इस रेखा का नाम क्या है? कोई बताएगा? चीन भारत की सीमा क्या नाम है? मैक मोहन रेखा। बहुत बढ़िया। सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा बोलते हैं। बहुत बढ़िया, मैकमोहन नाम इसका है। और देखिए पाकिस्तान यहाँ पे रेड क्लिफ गवर्नर थे उसमें, और पूरी लंबाई 2910 किलोमीटर की लंबाई है। रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जानते हैं। क्या नाम इसका? रेड क्लिफ नाम इसका है। तो कभी कभी सिर्फ जो नाम पूछता है भारत और पाकिस्तान बीच, तो जानिएगा आप लोग रेड क्लिफ नाम इसका है। नेपाल में तो यहाँ पे है, हेलो चौथा नंबर हेलो नेपाल का है। हाँ बताइए। यहीं पर एलएसी और एलओसी को लेकर क्वेश्चन पूछता है। भारत और किसके बीच ये एलएसी है, किसके बीच एलओसी है? एलएसी और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एलओसी ये बता दीजिए। तो एलएसी फिलहाल एलएसी तो आपका रेड क्लिफ हो गया। एलओसी एलएसी का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी का मार्ग डिजिटल है। एलएसी का होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है, एलओसी का होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। आपका जो एलएसी है वो भारत और चाइना के बीच है, भारत और चाइना के बीच है। और एलओसी की बात हो तो भारत और पाकिस्तान। किसी का माइक बंद करिए वहां तो, किसी माइक डिस्टर्ब करना है। मुझे दिख नहीं रहा किसका माइक डिस्टर्ब है फिलहाल, क्योंकि स्क्रीन शेयर किया हूँ। तो किसी का माइक अगर आवाज डिस्टर्ब हो गई तो अपना माइक बंद कर ले, वो डिस्टर्ब ना करे बाकी लोगों को। नहीं, अब सही हो गया है। एलएसी फिलहाल एलएसी किसके बीच में है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में? चाइना के बीच में, भारत चाइना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चाइना के बीच में है, और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ का मतलब, रेड क्लिफ से इसको जोड़ लीजिए, एलओसी को जोड़ लीजिए आप, और एलएसी को आप चाइना से जोड़ लीजिए। तो मैकमोहन रेखा जो आपकी है, वो मैकमोहन रेखा को एलएसी जोड़ लीजिए, और रेड क्लिफ को आप एलओसी जोड़ लीजिए। तो कुछ चीजें हो जाएंगे। और तीसरा देखिए यहाँ पे है नेपाल। यहाँ पे है नेपाल के साथ भारत की खुली सीमा है, मतलब कोई आवागमन में कोई समस्या नहीं, आराम से आप पार हो सकते हैं। और म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमा है। म्यांमार का भारत की प्राकृतिक सीमा एक कारक को है, क्या बोलते हैं, एक पर्वत है और इरावती नदी है। दो चीजें वहां पे हैं। इरावती नदी को लेकर भी आप दिमाग में रखिएगा आप लोग जो है।
इरावदी नदी भी भारत और म्यांमार के बीच में क्या करती है, एक सीमा रेखा का निर्माण करती है। और एक पर्वत का नाम है, उसका नाम अभी मुझे बताऊंगा मैं आपको, याद आएगा तो। एक पर्वत है जो भारत और क्या बोलते हैं म्यांमार के बीच में है। अब काराकोरम नहीं, काराकोरम तो नहीं, इसी तरह नाम उसका है। तो पर्वत और इरावदी दो नदियां हैं जो प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं भारत में और म्यांमार के हिमालय बीच का में। ही हिमालय का ही हाँ भाग है, बिल्कुल, उसका नाम चेंज हो जाता है। नाम ये मुझे यहाँ से मुझे है, नहीं ये याद आ रहा है। पर्वत यहाँ पे है, लेकिन उसका नाम मुझे नहीं पता है, पर्वत का नाम। भूटान पे आ जाइए। भूटान की सीमा भारत के साथ जो 699 किलोमीटर है। ये जानिएगा कि भूटान जो भारत के मध्य में लगभग है, भारत के बीच में चीन चाइना हो तो अपना कब्जा कर लिया होता है इस पर, और इसकी पूरी सीमा की सुरक्षा भारत ही करता है। मतलब भूटान की सीमा की सुरक्षा कौन करता है, भारत करता है पूरी तरह से। इसका सीमा नियंत्रण जो सारी चीजें जो है, मतलब फौज बाकी भारत के ही लगे हुए हैं चारों तरफ से, भूटान के, जो इसकी सीमा की सुरक्षा करती है। हेलो। हाँ बताइए। जो वहाँ पे म्यांमार के बीच में मत है, उसका नाम है आराकानियोमा पहाड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल, आराकान नाम उसका है। म्यांमार और जो भारत के बीच में पहाड़ी का नाम आराकान है, आराकान। लेकिन लेकिन ये जो पहाड़ी है, यही जो आपका हिमालय का भाग है, यही जब आपके दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, उसी का यह नाम है। उसी को नहीं अरुणाचल नहीं, प्रदेश में पट्टई के नाम से, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, और म्यांमार में अराकानियोमा पहाड़ी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो प्रश्न यहाँ पे जो जानना आपको है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत और म्यांमार के बीच की सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो आराकान ही कहेंगे उसको। वहाँ पे मिजो पहाड़ी, मतलब ऐसे बिल्कुल नाम, बिल्कुल पहाड़ पर्वत तो आपका एक ही है। हिमालय पर्वत की ही सब श्रृंखलाएं फैली हुई है। हिमालय पर्वत का ही भाग है, लेकिन अलग जहाँ नाम इसका हो गया है, उसका वही नाम उसको मानेंगे आप। तो परीक्षा में प्रश्न अगर आता है कि मतलब सीमा रेखा कौन बनाती है भारत म्यांमार बीच में, तो वहाँ पे अराकान और इरावदी नदी का नाम लिखेंगे आप। प्राकृतिक सीमा का निर्माण जो है ये दोनों चीजें करती है। और अफगान सबसे परीक्षा पूछ लेता है सबसे छोटी सीमा किसकी है, तो देखिए अफगानिस्तान यहाँ पे है, भारत और अफगानिस्तान। तो इसकी सीमा बताओ, नाम क्या है इसका है, अफगानिस्तान की सीमा क्या बोलते हैं हम, भारत अफगानिस्तान। डूरन। डूरंड नाम इसका है, बहुत बढ़िया, इसका नाम डूरंड है। तो इस तरह से चार पांच देशों की जो सीमाएं हैं, दिमाग में रखना आपको है। और वर्तमान में देखिए 28 राज्य आपके हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके हैं पूरे भारत में। एक चीज यहाँ पे और दिया हुआ है, इस पर हम चर्चा अलग से करेंगे। देशांतर को लेकर दिया हुआ है, 30 अंश का अंतर होता है, 30 देशांतर का अंतर है पूरा भारत के उत्तर पूर्व पश्चिम में। और समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, इस पर अलग चर्चा भी करेंगे, अलग से हमने इसको बनाया हुआ है। तो देशांतर और अक्षांश में कैसे कैसे क्या अंतर है, कैसे कैसे क्या होता है, समय में अंतर किस तरह से होता है, देशांतर अक्षांश है क्या। अगले पे आ जाइए, अगले पेज पे। ये देखिए मानक समय और सीमा रेखा को लेकर ही प्रश्न है ये, पूरी तरह से पेज आपका है। अब इसको देख लीजिए, बहुत काफी चीजें इसमें आपके हैं जो परीक्षा में बार बार टच हुई हैं, आई हुई हैं। सबसे पहले तो इसको छोड़ दीजिए अभी, भारत का भी इसको लेकर हम अलग चर्चा करेंगे। यहाँ सिर्फ अभी हम मानक समय रेखा जो आपकी जैसा आपके कौन सा है, चाहिए सीमा रेखा, आपको ये रेखा दिख रही होगी, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा आई हुई है, सीधे भारत को ऊपर से नीचे पार कर रही है। बताओ भाई इस रेखा को हम क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है साढ़े साढ़े बयासी बयासी अंश देशांतर। अंश पूर्वी देशांतर लिखा हुआ है। ये यही रेखा आपकी है, 82.5 अंशी रेखा ये है, जो भारत के उत्तर से दक्षिण बिल्कुल नीचे तक आती है। एक रेखा देखो यहाँ पर है, एक रेखा यहाँ पे कर्क रेखा है, इस रेखा को हम कर्क रेखा बोलते हैं। और ये भारत का मानक समय जो लिया गया 82.5 अंश देशांतर जो आपका है, ये भारत का मानक समय है जो यहाँ से लिया गया है। तो दोनों प्रश्न परीक्षा में आपके बार बार आए हुए हैं, दोनों के बारे में जानना जरूरी है आपको। कभी बार परीक्षा में पेपर तो सीधे कर्क रेखा को लेकर पूछता है कि कर्क रेखा पर कौन सा राज्य नहीं है या कौन सा राज्य है,
उसी तरह से प्रश्न एक कॉमन सा ये भी बनता है कि आपके विश्व आपके 82.5 देशांतर पे कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से राज्य नहीं है। 5 राज्य जो है आपके 82.5 अंश को टच करते हैं और 8 राज्य आपके कर्क रेखा को टच करते हैं। सबसे पहली बात तो इसको कंफर्म कर लीजिए कि 8 राज्य और 5 राज्य। अब देखिए मानक समय को लेकर यहाँ राज्यों का नाम लिखा हुआ है, जो मानक समय रेखा जो है इसको लेकर देखिए राज्यों का नाम यहाँ लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे है, तो 5 राज्य कौन कौन से यहाँ पे नाम है, इसके 5 राज्यों का नाम यहाँ लिखा है। यहाँ उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे आपका उड़ीसा है, आपका आंध्र प्रदेश है। 5 राज्य हैं जो इस 82.5 देशांतर को टच करते हैं। तो पहले आपका यूपी मिलता है, इसमें पूछ लेगा कि सबसे पहले किस राज्य को टच करती है, उत्तर से किस राज्य को टच करती है। पहले आपका यूपी आ रहा है, नेपाल है यहाँ पे, और नेपाल के बाद देखिए लखनऊ होते हुए देखिए रेखा निकल रही है। और इसी बीच में यहाँ पे क्या पड़ता है आपका, यहाँ पे जो आपका लखनऊ यहाँ पे है, यहीं पर आपका इलाहाबाद का नैनी पड़ता है। इलाहाबाद का नैनी यहीं पड़ता आपका है। भारत का मानक समय जो है यहीं से लिया गया है। नैनी या मिर्जापुर कहीं कहीं पर आपको है कि कौन का 2 मार्ग देता है, मिर्जापुर इलाहाबाद मार्ग मतलब करके खास करके नैनी जाना आपको है, और मिर्जापुर भी कहीं कहीं नाम देता है। मतलब मिर्जापुर से और नैनी दोनों जगह गुजरती है, मुख्य रूप से नैनी को ही प्रधानता मिलते हैं देशांतर को लेकर के। और यही से भारत का मानक समय लिया गया है, 82.5 अंश आपके नैनी से लिया गया है। और ये पहले आपके यूपी को टच करती है, उसके बाद देखिए आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए आपका ये पोर्शन मिलता है। और ये एमपी का आपका यूपी ये है, हरे रंग में जो यहाँ पे है दिख रहा है, कुछ कुछ रंग में है। उसके बाद देखिए एमपी, देखो यहाँ पे एमपी का क्षेत्र देखिए ये टच कर दिया इसने यहाँ पे। तो इसके बाद देखो छत्तीसगढ़ आपका पीले रंग में दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ है। ये देखो एमपी को टच किया उसने, यूपी के बाद एमपी को टच करता है ये। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के बाद आगे आप आएंगे तो छत्तीसगढ़ के बाद आपका यहाँ पे उड़ीसा, देखिए ये उड़ीसा उड़ीसा यहाँ पे है, उड़ीसा का पोर्शन ये है। तो इसके बाद देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो आपका दिख रहा है ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से 5 राज्यों, पहले यूपी, पुणे आपका जो है, एमपी के बाद आपका नंबर है छत्तीसगढ़ प्रदेश का। इस तरह टच करते पूर्ण समुद्र में जो भारत की टच करती है आपकी कौन सी रेखा, 82.5 देशांतर। इसी को भारत का मानक समय इनाम देते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आई स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, इंडियन आई क्या बोलते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका आप शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी इस तरह भी कोई परीक्षा में दे देगा तो आप उदाहरण पढ़ जाएंगे क्या चीज आ गया, IST दे दे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे आपका विश्व की मानक समय रेखा क्या बोलता है, ग्रीनविच टाइम बोलता है, GMT, ग्रीनविच, ग्रीनविच मीन टाइम। ये क्या है, 0 देशांतर है आपका ये। और भारत का मेन समय, भारत का जो है विश्व का जो समय होता है आपके GMT से होता है, मेन टाइम से होता है। वैसे ही भारत का समय क्या है, आई स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ से लिया गया है। और इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, इसी रेखा को हम 82.5 अंश देशांतर बोलते हैं। और GMT को हम 0 देशांतर बोलते हैं, जो आपके लंदन के ग्रीनविच शहर से लिया गया है। और भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, भारत के शहर इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। ये आपको 5 राज्यों का नाम याद रखना है, ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ एक चीज देखिए, गौर करिए, यहाँ पे परीक्षा में प्रश्न बार बार आते हैं। ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है आपका भारत का समय, 82.5 देशांतर कितना आगे है, 5.5 घंटा, 5:30 आगे है उससे। मतलब अगर आपके लंदन के ग्रीनविच में अगर आपका 1 बज रहा है तो प्लस वहां से कितना कर देंगे, प्लस 5.5 करेंगे तो भारत का जो समय होगा निकल जाएगा। और दूसरी चीज आपको यही से एक चीज और गौर करना है, भारत का ये जो मेन समय जो आपका 82.5 देशांतर जो आपका है, देशांतर समय का जो है बोधक होता है। और देशांतर जो होता है भारत का, जैसे किविथु, किविथु का मतलब होता है, 1 मिनट गायब हो जा रही है बार बार, किविथु देखो आपका यहाँ पे, किविथु आपका यहाँ पर है। और अगला पॉइंट का पश्चिमोत्तर पॉइंट आता है गुजरात, देखो आपका है। और गुजरात क्या बोलते हैं इसको, गौरव माता है, गुहार मोती।
गौरव माता या या गुहार गुहार मोती। मोता या क्यूथू। देखिए क्यूथू देखो, क्यूथू आपके अरुणाचल प्रदेश में है और गुहार मोता आपका यहाँ पे है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टाइम में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। 2 घंटे का अंतर होने का कारण क्या है? याद रखिए, क्योंकि देशांतर का, हाँ सुन लीजिए पहले, एक अंश देशांतर में जो है 4 मिनट का अंतर होता है। क्या अंतर हो? 4 मिनट का। और आपको अंतर कितना करना? 2 घंटे का अंतर करना है। मतलब ये 15 देशांतर अगर 15 चौक कितना होता है? 15 चौक को 60 60। 60। मतलब 15 देशांतर अगर रेखा बीच में आएगी तो 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भारत के गुहार मोता और केवथू के बीच में कितना देशांतर का अंतर है? 30 देशांतर। 30 देशांतर का अंतर दोनों में। परीक्षा में प्रश्न कई बार ये भी पूछ सकता है आपसे, भारत के जो है जो पूर्व से पश्चिम का भारत का जो दूरी है, कितना देशांतर पड़ता है उसमें? तो 30 देशांतर का अंतर है। मतलब ये हो गया कि भारत का जो एक गुहार मोता है और आपका क्यूथू जो है, अच्छा बताओ कितना 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 देशांतर है आपका एक गुहार मोता का? कितना देशांतर है? अगर हम तो 68.7। 68.7, बहुत बढ़िया। 68.7 है, बहुत बढ़िया। और यहाँ 97.25। पर जो है 97.25 है। 5 2 5। 97.25 आपका है। और बीच को अगर आप इसका अगर पॉइंट निकालेंगे अगर आप, तो 35-30 से ही आता है। मतलब बीच का अगर आप वही निकालेंगे कितना दोनों बन रहा है, तो इसका बीच का 30 आता है। तो 30 का मतलब हो गया 2 घंटा। परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में सूर्योदय और सूर्यास्त में अधिकतम कितना समय लगता है। तो 2 घंटे का अंतर है। अगर यहाँ पे पूरब में जो है 4 बजे हो गया, 4 बजे यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ यहाँ पे गुजरात 2 घंटे बाद सूर्यास्त होगा। अगर यहाँ पे 4 बजे हो रहा है तो यहाँ पे 2 घंटे का अंतर दोनों में रहेगा। मतलब दोनों के दिन दोपहर में अगर 6 बजे सूर्यास्त अगर यहाँ पे हो रहा है, यूथू में हो रहा है, तो गुहार मोता में सूर्यास्त होगा 6 बजे। 6 बजे होगा तो यहाँ पे 8 बजे होगा। मतलब 2 घंटे का अंतर दोनों में रहेगा। सूर्यास्त और सूर्योदय में भारत में जो है 2 घंटे का अंतर है। मतलब 30 देशांतर भारत में क्या है? 30 देशांतर का अंतर भारत में है दोनों में, क्योंकि 68.7 यहाँ पे है। और इसी में आप जो है 30 जोड़ेंगे तो आपका 97 बन जाता है। ये चीज आपको दिमाग में रखना आपको है। मतलब 2 घंटे का अंतर दोनों में है। 5.5 घंटे का आपके मेन टाइम विश्व के समय से अंतर है। ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। और कुछ चीजें यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे आप, जरा मिटा दो इसको, मैं मिटाने का पे कुछ है कि नहीं है? 1 मिनट, इरेजर है, ठीक है। अब देखिए अगली चीज यहाँ पे जो काम की आपके, जो आपके परीक्षा में बार बार आई हुई है, ये देखो क्षेत्रफल है। ये भी दिमाग में याद कर लीजिए इसको। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। और विश्व में 7वें स्थान भारत आपका आता है। ये 7वें स्थान का क्रम जो है याद रखना आपको है। अभी इसके पहले चर्चा हमने किया था, रुक जा, कैसे था वो सूत्र, याद किसी को है? रुक अमेरिका, चीन अब आ भारत, इस तरह करके था। चीन अब आ, अब आजा भारत। देखिए रुक का मतलब हो गया रूस और कनाडा, पहले नंबर 1 के देश आपके हैं। चीन उसके बाद आता है। रुक चीन, अब आ अमेरिका, अमेरिका अब आ, अब का मतलब हो गया ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। रुक चीन, अब आ अमेरिका, नहीं अमेरिका अब आ भारत, इस तरह करके सूत्र था। ये तो मतलब जैसे भी करके आपको याद रखना है। देखिए रूस सबसे बड़ा देश विश्व, कनाडा जो आपका यहाँ पे है, कनाडा अमेरिका के ऊपर है। तो सबसे जो उत्तरी अमेरिका आपका है, सबसे उसका अमेरिका के ऊपरी पोर्शन पर कनाडा। ये चीन आपका पड़ोसी देश है, पता है। और अमेरिका आपका उत्तरी अमेरिका का एक पार्ट है, जिसका सबसे बड़ा देश है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में है।
काफी प्रसिद्ध है ये। और ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं कि भाई एक महाद्वीप है, और भारत के निचले पोर्शन में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रूप में, इसके बाद भारत का नंबर आता है, और इसके बाद देश आपका अर्जेंटीना है, वो उसका नंबर आता है। मतलब भारत के बाद छुटा है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है? अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है? अर्जेंटीना आपका जो है दक्षिणी अमेरिका में है। लास्ट नीचे सबसे जहाँ पे घास होता है एक है अर्जेंटीना, पंपास या कौन सा घास का मैदान वहां मिलता है, और वहीं पर एक पंपास नहीं है, कोई और घास का मैदान है अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना बिल्कुल नीचे पोर्शन, निचली पोर्शन पे है आपके, बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका के। और ये भी चीज देखिए काम की आपके लंबाई को लेकर के, 3234 किलोमीटर आपकी लंबाई जो आपकी है, आपका गुहार मोता से लेकर के यहाँ तक की लंबाई जो है, क्या दक्षिण से नहीं, उत्तर गलत हो गया है, दक्षिण से उत्तर है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी आपकी 3214 किलोमीटर है। और 2933 किलोमीटर कितनी लंबाई है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। मतलब लंबाई कम, पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमारे कम है, और उत्तर दक्षिण लंबाई हमारी ज्यादा है। आप घटा लेंगे तो इसका दोनों का अंतर आपको मिल जाएगा। देखिए अंतर यहाँ लिखा, कितना लिखा हुआ है? 281 किलोमीटर। अगर किसी एक की लंबाई अगर आपको याद है, उसी में जोड़ घटा के आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। चाहे इसकी याद हो चाहे इसकी याद हो, दोनों में अगर इसकी याद की हो तो इसमें जोड़ दीजिए, पूर्व पश्चिम में जोड़ लेंगे 281 तो आपको उत्तर मिल जाएगा। दक्षिण वाली उत्तर, दक्षिण उत्तर की याद आपको इसमें माइनस कर लीजिए आप, तो आपको लंबाई इसकी मिल जाएगी। यहाँ देखिए स्थलीय सीमा की लंबाई को लेकर के 15,200 किलोमीटर जो है क्या है, भारत की संपूर्ण जो सीमा जो है, लंबाई जो है भारत के, चाहे तटीय क्षेत्र हो चाहे समुद्री क्षेत्र हो, नहीं स्थलीय क्षेत्र को लेकर लंबाई लिखा है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितना? 15,200 किलोमीटर है। और तटीय क्षेत्र की लंबाई, जो मुख्य लंबाई तटीय क्षेत्र की है 1661 है। उसी में जो है अगर आप अंडमान निकोबार द्वीपों को जोड़ लेते हैं तो 7,515 किलोमीटर आपकी हो जाती है। 7,516.6 किलोमीटर लंबाई जो कि बढ़ जाती है। मतलब मुख्य स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 है, और 7,516 किलोमीटर की आपकी तटीय सीमा लंबाई आपकी है। सब मिलाकर आपकी 1520 किलोमीटर बनती है। और पूरा क्षेत्रों को जोड़ेंगे 1500 इसका, 1500 ये और 700 ये, सब मिलाकर कितनी बन जाती है आपकी है? 22,716.6 किलोमीटर बनती है आपकी। ये देखिए भारत की सीमा को लेकर के क्या बोलते हैं, इसका इस रेखा को लेकर 82.5 रेखा को लेकर सूत्र लिखा हुआ है। राज्यों को इसे याद कर सकते हैं आप, यहाँ राज्य लिखा हुआ है। मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने, मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। तो मधुमक्खी का मतलब क्या हो गया? मध्य प्रदेश देखो यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे उड़ाया, छत्ता है छत्तीसगढ़ है, छत्ता से क्या आपका है? ठीक है, छत्तीसगढ़ आपका है। उड़ाया तो उड़ीसा याद कर लीजिए आप जो है, और अंधे से आप आंध्र प्रदेश याद कर लीजिए। और देखिए उत्तर लिखा यहाँ पे, उत्तर भी लिखा हुआ, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। उत्तर में मैंने उत्तर प्रदेश, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। बस सूत्र याद कर लेंगे तभी आपको जो है ये चीजें आपको याद रहेंगी। अगले पेज पे आ जाइए। अभी चर्चा इसके पहले हमने मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा को लेकर के या भारत के। अब चर्चा यहाँ कर्क रेखा को लेकर के है, जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है। इस पर चर्चा इसके पहले भी कई बार हम कर चुके हैं, और सभी लोगों को इसको पता भी, महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा का ये। सूत्र देखिए साफ साफ यहाँ पे सूत्र याद करेंगे बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा। गमछा मित्र पर झार या मित्र पर गमछा झार, इस सूत्र को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको जो है सारे राज्यों का, कौन कौन से राज्य आपके गुजरात, कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थिर हैं, आपको याद हो जाएंगे। तो ये सबसे आसान चीज, आपको इसको सूत्र को पहले याद कर लीजिए। मित्र पर गमछा झार या गमछा झार मित्र पर। गा फार देखिए गुजरात यहाँ पे है, माँ फार मध्य प्रदेश है, और छा फार छत्तीसगढ़ है, और झर फार झारखंड है, मिजोरम है, मी फार मिजोरम है, ता फार त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल। और आपका पूर्व पश्चिम का क्रम जो इसके पहले चर्चा हम लोग कर चुके हैं, बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ से और जानेंगे आप,
कर्क रेखा बताओ, कर्क रेखा का अक्षांश कितना है, ये बता दीजिए हमको। कर्क रेखा का अक्षांश क्या, किस रेखा, किस अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं? 23.5 अंश उत्तरी। चलिए बहुत बढ़िया। 23.5 अंश जो है उत्तरी रेखा को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ। उत्तरी को हम जो है इसको कर्क रेखा कहते हैं। अगर हम साउथ करें तो बताओ कौन सी रेखा हो जाएगी? हम यस लिख देंगे यहाँ पे, ना लिख कर यस लिख दे, तब कौन सी रेखा हो जाएगी? अगर हम यहाँ 23.5 अंश यन ना लिख कर यस लिख दें तो क्या कौन सी रेखा हो जाएगी? बताइए, कोई बहुत धीमे बोल रहा है। अगर हम इसको 23.5 अंश से यन ना लिख कर यस कर दें तो क्या हो जाएगा, कौन सी रेखा हो जाएगी ये? साउथ कर देंगे तो मकर रेखा हो जाएगी। मकर रेखा हो जाएगी। तो कर्क रेखा का मतलब होता है कि उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। यस का मतलब दक्षिणी गोलार्ध में है। यस का मतलब साउथ होता है, यन का मतलब नॉर्थ होता है। नॉर्थ माने उत्तर होता है, यस माने साउथ होता है, साउथ माने दक्षिण होता है। 23.5 अंश दक्षिणी का मतलब क्या हो गया? आपकी मकर रेखा हो गई। उत्तरी का मतलब हो गया आपकी कर्क रेखा हो गई। मतलब ये जाने भूमध्य रेखा के दोनों तरफ दो रेखाएं महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा, नीचे आपकी मकर रेखा है। अच्छा, तो सूरज चमकता कब कर्क रेखा पर, कब चमकता है? किस डेट को सूरज मकर कर्क रेखा पर होता है? कर्क रेखा पर आपका होगा 23 जून, 22 जून। कोई और बताए, कोई और बोले। 21 जून। 21 जून का डेट है ये। डेट आपका जो है 21 जून है। 21 जून को सूरज कहाँ होता है? कर्क रेखा पर होता है। 22 दिसंबर को जो है कहाँ पर सूरज होता है? मकर। विश्वत मकर रेखा पर 22 होता है। दिसंबर। और 21 मार्च और 23 सितंबर तो सूरज कहाँ पे होता है? विश्वत। विषुवत रेखा पर होता है। वही चीजें, वही बराबर बराबर चर्चा इस पर हो भी रही है। इसके पहले आपको होनी चाहिए, दिमाग में आना चाहिए ये सब चीजें। अगले प्रश्न पे आ जाइए, पेज पे। यहाँ देखिए, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जो राज्य है और राजधानी का नाम लिखा हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। अक्सर प्रश्न यहाँ से राजधानी को लेकर आते हैं और दुविधा में लोग पढ़ते हैं, उत्तर नहीं दे पाते हैं। 8 राज्य तो इंपॉर्टेंट है, करें कौन कौन से 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से 8 राज्य हैं, लेकिन 8 राज्यों के साथ इनकी राजधानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जल्दी में 2 राज्य इसमें हुए हैं, जम्मू कश्मीर और आपका जो है लद्दाख। लद्दाख का क्षेत्र आपका ए है, जम्मू कश्मीर आपका ए है। अभी जल्दी में ही 2 राज्य बने हैं 22 में, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके पहले 2 राज्य, 2 दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को इकट्ठा किया गया था। तो इस तरह से जो 2 पढ़े हैं तो 2 इकट्ठा हो गए, तो मतलब पुनः आपके 7 थे तो 8 हो गए। इतना अंतर था, पहले 7 राज्य थे, अब क्या हो गए, 8 हो गए हैं। क्योंकि 2 को 1 कर दिया गया है और यहाँ से 2 बढ़ गए हैं। तो इसमें 7 थे पहले, अब 8 हो गए हैं। राज्यों की संख्या आपकी पहले 28 थी, अब कितनी है? राज्यों की संख्या पहले 29 थी, अब 29 28 थी, अब 28 हो गई है। 28 हो गई, बहुत बढ़िया। पहले 29 थी, 28 हो गई। पहले के साथ 27 थे, 7 थे, अब 8 हो गए हैं। तो पहले इनका नाम देखिए, कौन कौन से राज्य हैं कहाँ पे। देखिए सबसे ऊपर भारत के सबसे ऊपर आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जो केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है। और ये लद्दाख क्षेत्र है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश में आपके आ गया है। सबसे ऊपर पोर्शन आपका, यहीं पर आपका चर्चा हम करेंगे पॉइंट को लेकर। अभी यहाँ पर आपका इंदिरा, कौन सा पॉइंट यहाँ पे है? इंदिरा काल। इंदिरा काल यहाँ पे आपका है। और देखिए दिल्ली आपका यहाँ पे, चंडीगढ़ यहाँ पे देखिए आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्यों की राजधानी है। बताइए कौन कौन सी राज्य राजधानी है इसकी? चंडीगढ़ है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, और वहीं पे आपका हरियाणा। हरियाणा। 3 राज्यों की एक राजधानी चंडीगढ़ आपकी है। अब दिल्ली भी देखिए है आपका यहाँ पे। दिल्ली में 2 की राजधानी है, एक नई दिल्ली, एक तो पूरे दिल्ली की पूरे भारत की राजधानी, एक आपकी नई दिल्ली की राजधानी है, मतलब दिल्ली की राजधानी है। 2 राजधानी दिल्ली में भी आपके है।
ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली भी है। और इधर ये दमन द्वीप था यहाँ पे, और दादर नगर हवेली सबको इकट्ठा कर दिया गया है, इकट्ठा करके एक बना दिया गया है। तो दमन द्वीप दादर नगर हवेली अभी एक हो गया है। तो एक यह हो गया आपका यहाँ पे। गुजरात के और महाराष्ट्र के लगभग एक पोर्शन आपका गुजरात महाराष्ट्र का है ये। देखिए दमन द्वीप आपके महाराष्ट्र के नीचे है ये, और आपका दादर नगर हवेली आपका जो था ये आपके महाराष्ट्र के कौन महाराष्ट्र में है लगभग, मुंबई। और ये नहीं, ये देखिए मुंबई का ही पोर्शन है, मुंबई का है ये। मुंबई माने महाराष्ट्र है ये, महाराष्ट्र में आपके पड़ेंगे ये। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों महाराष्ट्र में ही है, और उसी से अलग होकर के आपके दादर नगर हवेली और आपका दमन द्वीप बना हुआ है। लक्षद्वीप देखिए यहाँ पे आपका है, और देखिए पंडिचेरी आपका यहाँ पे है, पंडिचेरी। और देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका यहाँ पे है। तो दो यहाँ पे हो गए, 2 3 आपका एक 4 आपका एक 5 आपका ये 6 और 7 और आपका ये 8 हो गया। यमन और कराईकल को आप नहीं दिमाग में जोड़ेंगे, कराईकल को नहीं जोड़ेंगे आप। ये सब मिला जुला करके आपके पंडिचेरी का एक पार्ट है ये, पंडिचेरी में ही समाहित है आपका। आपका क्या बोलते हैं, कराइल और यमन आपके पंडिचेरी में ही उसको इकट्ठे माना गया उसको, अलग से कोई अलग से नहीं कुछ है वो। और माहे भी उसी में आता है, माहे माहे आपका लक्षद्वीप में हो सकता शामिल हो। तो आपके 8 जो है केंद्र शासित राज्य हो गए। बाकी अब बाकी जो आपके अन्य 28 राज्यों के बारे में आप जानते ही हैं, उन पर चर्चा अलग करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। मुझे समझदारी तो नहीं है, आप लोग उसको पढ़े होंगे, राजधानियों को याद किए होंगे। लेकिन ये कुछ राजधानियां जो परीक्षा में बार बार पूछी गई हैं, इसको देख लीजिए एक बार। लद्दाख का बिल्कुल प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि नई राजधानी बनी हुई है। 2 राजधानियां इसकी भी हैं, लेह और कारगिल, और 2 राज्य भी, 2 जिले भी इसके केवल हैं। आपके लद्दाख के मात्र 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह जो है सर्दी की राजधानी है, और कारगिल क्या है, गर्मी की राजधानी है। लेह जो है सर्दी की और कारगिल जो है गर्मी की। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी पहले से भी थी, आज भी है, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर गर्मी की है और जम्मू क्या है, सर्दी की है। लेकिन थोड़ा सा अंतर दोनों में देखिए है। अंतर दोनों में क्या है कि छोटा नाम जो है लद्दाख वाले में ये सर्दी की है, छोटा नाम यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में है गर्मी के है। मैच हो गया देखिए, यहाँ से एक चीज यहाँ से मैच हो, और हमें लग रहा है काम करेगा आपको। परीक्षा में प्रश्न दुविधा में नहीं पड़ेंगे आप। दोनों का छोटा नाम जो है किसका राजधानी है, ये सर्दी की राजधानी, सर्दी की है ये। कारगिल जो बड़ा नाम है और श्रीनगर जो बड़ा नाम है गर्मी की राजधानी है। तो इसको भी सर्दी भी छोटा है। हाँ? सर्दी भी कहने में छोटा लग रहा है ना, इसको गर्मी कहते हैं। सर्दी नहीं, सर्दी तो फिलहाल छोटा नहीं है, लेकिन राजधानी जो दोनों सर्दी और गर्मी तो लगभग एक तरह से शब्द है, सर्दी और गर्मी। एक चीज और जाए, सर्दी में भाई, सर्दी में सिकुड़ती है कोई चीज तो छोटी हो गई है, गर्मी में फैलती है तो बड़ी हो गई है। मतलब जैसे भी करना आपको हो, मतलब दिमाग लगा करके आपको जो है दोनों की राजधानी ठंडी कौन है गर्मी कौन है, आपको इसको याद कर लेना है। और 2 ही जिले आपके हैं लद्दाख में, लेह और लद्दाख। लेह और कारगिल 2 ही जिले हैं लद्दाख में, और दोनों जो जिलों को मिला करके ही जो लद्दाख का निर्माण किया गया है। जम्मू कश्मीर में 28 जिले हैं। अभी अलग से आपको शायद था नहीं, उड़ा दिया कहीं मैंने, इसमें नोट किया था मैंने। 28 जिले जम्मू कश्मीर में आपके हैं, 28 या 22 हैं। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, और पूरे भारत में सत्ता राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, नई दिल्ली है। इतना अंतर दोनों में जानिएगा आप। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, और पूरे भारत में राजधानी नई दिल्ली है। दादर और नगर हवेली की राजधानी जो दमन है। पंडिचेरी की राजधानी आपकी पंडुचेरी है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। अंडमान निकोबार की राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर है। जो आपके 8 जो नए केंद्र शासित प्रदेश आपके हैं, इनकी राजधानी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, परीक्षा में बार बार यहाँ से पूछी गई है, इसको याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं तटीय क्षेत्र को लेकर के। ये भी परीक्षा में को लेकर बड़ा दुविधा में डालता है, कई बार लोग इसमें फंसे हैं, चर्चा किए हैं, लेकिन कन्फर्म होते नहीं है। इसलिए मैंने इसको चित्र के रूप में मैंने लाने का प्रयास किया था कि चित्र दिखे आपको, कि जान जाए कौन किधर है, कहां से लेकर कहां तक है। तो देख लीजिए इसको पहले।
सब इस पर हम प्रश्नों को देखते हैं कैसे क्या चीजें इसमें है। देखिए पूरब की तरफ क्या आपका है, कोरोमंडल तट के नाम से मुख्य रूप से फेमस है। इतने आप जानते हैं, पूरब क्या है, कोरोमंडल है। पश्चिम में क्या आपका है, मालाबार है। इतना इतने दो चीज कन्फर्म है आप हम सभी लोगों को, हमको है, आपको भी है। पूरब में कोरोमंडल, पश्चिम में क्या है, मालाबार। यहाँ पर भी दुविधा में लोग पड़ जाते हैं भाई कौन किधर है। कि दो चीज विशेष रूप से कंफर्म रहने की आवश्यकता आपको। पूर्व में क्या है, कोरोमंडल है। पश्चिम में क्या आपका, मालाबार है। अब देखिए इन तट के अलावा भी जो कुछ नामकरण यहाँ पे किए गए हैं, और भी कुछ नाम लिखे यहाँ पे। देखिए आंध्र प्रदेश तट लिखा है, आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान लिखा है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्षेत्र है जो, और उसको उसने जो है यहाँ पे उत्तरी सरकार मैदान नाम दिया हुआ है। यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है, उत्तरी सरकार मैदान। और देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्षेत्र जो आपका है, इसको यहाँ पे नाम दिया गया उत्कल तटीय मैदान। उत्कल का मतलब होता है आपका उड़ीसा वाला पोर्शन जो आपका है, उत्कल तटीय मैदान। और उत्तरी सरकार तट आपका जो, मतलब खास करके जानिएगा आपको, आंध्र प्रदेश से लेकर के जो है उड़ीसा तक के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, आंध्र तटीय मैदान कहेंगे या उत्तरी सरकार मैदान कहेंगे। उसी उत्तरी सरकार में आपका जो उड़ीसा का पोर्शन जो आपका है, जैसे आपका जो झील है, कौन झील है वहां पे, सबसे बड़ी खारे पानी झील भारत की, चिलिका। चिल्का झील जो है, चिल्का झील के तटीय क्षेत्र जो वहाँ पे है, उसको उत्कल तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है वहाँ पे। लेकिन पूरा पूरा आपके आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक के पोर्शन को उत्तरी सरकार मैदान के नाम से भी हम जानते हैं। और यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मैं कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। मतलब पूरा पूरा आंध्र प्रदेश से लेकर के जो ये पोर्शन जो है, कौन सा है, कोरोमंडल तट है। पूरे आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक के भाग को हम जो है उत्तरी सरकार मैदान बोलते हैं। और उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र है उसको एक नाम, उसका अलग से एक नाम पड़ जाता है, उसको हम तटीय मैदान भी कहते हैं। तीन नामकरण यहाँ पे मिले आपको पूर्वी भाग में, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और उत्कल मैदान जो है। अब इधर जरा पश्चिम में आ जाइए, पश्चिम में क्या क्या नामकरण आपके हैं। ये देखिए तमिलनाडु लेकिन से यहाँ लेकर पे, हाँ बताइए। यहाँ पे जो है कोरोमंडल तट को लेकर के, नदी को लेकर पूछता है। वहाँ पे दो नदी एक साथ, कृष्णा कावेरी के जो वहाँ पे जहाँ पे गिरती है वहां से लेकर है। वो तो यहाँ से क्वेश्चन बनाता है किस नदी के और तमिलनाडु के बीच का भाग को कहते हैं, नदियों को लेकर चलिए बनाता है। ठीक है, नदी को लेकर ही पूछ सकता है, नदी को लेकर ही पूछ सकता है। लेकिन फिलहाल जो आपका क्या बोलते हैं, तमिलनाडु का क्षेत्र जो है, तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को जो है हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। उसमें कम ज्यादा अगर नदी जान मिले के वहां से उसको अलग हो नामकरण कर दिया होगा वहां से। ये अधिकतम पोर्शन आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का है। उसमें नदी को लेकर के बहुत डीपली प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में नहीं आएगा, इतना डीपली पूछे गए नहीं कि मतलब जो टेक्स्ट बुक वाले उत्तर न दे पाए उसका। बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न इस तरह के आ सकते हैं कि नॉर्मल आप लोग परीक्षा जो होने वाली है वहां पे इतने अंदर के प्रश्न नहीं आएंगे। यहाँ सिर्फ इतना पूछेगा कि कोरोमंडल तट किधर है, पूरब में पश्चिम में है, इतने पूछेगा खाली। आपसे कोकड़ है वो जो है कठियावाड़ भी शायद ना पूछे आपसे वो, क्योंकि जान आप लोगों का तो सतही प्रश्न ही आपकी परीक्षा में आएंगे यहाँ से। फिलहाल जानना वो भी जरूरी है कौन से क्या चीजें हैं, और कभी भी परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो उत्तर उसका नहीं दे पाएंगे तो वही चीज नंबर कट जाएगा आपका वहां से। तो मालाबार तट देखिए आपका है, मालाबार तट जो आपका है यहाँ से, मतलब खास करके ये पोर्शन जो आपका तमिलनाडु से लेकर के आपका एक केरल का पोर्शन है, केरल का, कर्नाटक के तट तक का क्षेत्रफल जो आपका केरल का है, तो इसको हम जो है मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और सबसे समृद्ध क्षेत्र है जैव विविधता के दृष्टिकोण से। यहीं पर आपके साइलेंट वैली है, जानते हैं आप, केरल में है साइलेंट वैली, जो सबसे समृद्ध क्षेत्र माना गया है। जो हॉट स्पॉट भारत के दो हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में मुख्य रूप से जाना यही क्षेत्रफल है आपका हॉट स्पॉट, केरल वाला जो क्षेत्रफल आपका है, केरल वाला। पश्चिमी तट में आपका जो कोरोमंडल से लेकर कोरोमंडल तट आपका है, मतलब भारत के जो हॉट स्पॉट हैं पूर्वी तट और पश्चिमी तट जो है, यही आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक के तट, और आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक के तट। मुख्य रूप से पश्चिमी में आपका केरल का पोर्शन ही ज्यादा परीक्षा में पूछा गया बार बार आपसे। उसे पश्चिमी तट पूरा यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर के सारे क्षेत्र पश्चिम में ही आएंगे। अगला देखिए कोकण यहाँ पे है। कोकण का मतलब कर्नाटक का क्षेत्र जो आपका है, कर्नाटक,
और आपका मुंबई वाला पोर्शन जो यहाँ पे कर्नाटक से लेकर मुंबई का क्षेत्रफल जो आपका बीच में बनता है, मुंबई से लेकर कर्नाटक का पोर्शन या केरल से कर्नाटक का पोर्शन जो बनता है उसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे काठियावाड़ तटीय मैदान जो आपका है, ये गुजरात से लेकर के मुंबई का पोर्शन जो आपका बनता है, किनारे वाला बनता है, उसको हम काठियावाड़ तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ चीजें आपके मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को लेकर बातें हो गई। अब जरा कुछ अंदर की चीजें देख लीजिए, कुछ काम की चीजें आपके यहाँ पे है, इसमें क्या क्या चीजें विशेष है यहाँ पे जो आपके काम की परीक्षा में आती है बार बार। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। मतलब गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तट लेकर के यहाँ से यहाँ तक क्या आपका है, ये पश्चिमी तटीय मैदान आपका है। अब देखिए कन्याकुमारी को क्या बोलते हैं, केप कोवरिन या कुमारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। तो कन्याकुमारी का नाम है जहाँ पर 3 सागरों का पानी टच करता है। कौन कौन सागर है आपके, आंध्र प्रदेश, नहीं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, 3 पानी जो टच करता है भारत का क्या बोलते हैं उसको है 8.4 जो अक्षांश आपका भारत का है। सबसे भारत का स्थलीय स्थान कौन सा है, कन्याकुमारी, 8.4 ही तो है। 4 मिनट 8.4 कन्याकुमारी। इसी को केप केमोरिन के भी नाम से जानते हैं। इसी पॉइंट को हम जो है केप केमोरिन या कुमारी अंतरिम के नाम से भी जाना जाता है, इसी पॉइंट को। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर है। जो पश्चिमी तट आपके हैं उसमें नर्मदा और ताप्ती नदी जो बहती हुई आती है, नर्मदा और ताप्ती गुजरात से बहती हुई जो आती है यहाँ पे है, तो सबसे अधिक चौड़ा मुहाना आपका इन्हीं 2 नदियों के बीच में है। गुजरात से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और कोंकण तक, लेकिन हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, जो कोंकण तट बता रहे हैं गुजरात से गोवा है। हाँ देखिए ये कर्नाटक छोड़ दिया मैंने, को देखिए ध्यान दीजिए, एक नाम मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे, गोवा का नाम मैंने भूल गया था यहाँ बीच में। यहाँ पे गोवा के बाद कर्नाटक ही मिलेगा, गोवा के बाद कर्नाटक का नंबर है। तो गोवा भी, इसमें गोवा का नाम मैंने बीच में छोड़ दिया था, मैं केरल के बाद गोवा को छोड़ दिया था यहाँ से। तो गोवा से लेकर के यहाँ पूरा आपका यहाँ से यहाँ गोवा से लेकर के आपका जो है कर्नाटक से कहाँ गया है, कोंकण तक, गुजरात से लेकर गोवा तक। तो गुजरात से लेकर गोवा तक कर्नाटक बीच में आपका पड़ता है। पहले गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आपका गोवा, यहाँ तक के पूरे क्षेत्रफल आपके होते हैं ये कोंकण तट के रूप में जाने जाते हैं। मतलब गोवा से लेकर के आपका गुजरात तक के क्षेत्र को हम जो है कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और पुनः ये गोवा से लेकर के कर्नाटक के मंगलोर तट को कंकण तट और मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक, मतलब गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक हम जो कंकण तट, और मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी को मालाबार तट, मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तट को मालाबार तट के नाम से जानेंगे। तो कुछ अलग अलग, मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में आता है। तो मालाबार तट मुख्य रूप से आपका जो साइलेंट वैली आपके जो है उसी को मानिए केरल मानिए आप जो है। अब देखिए खारे पानी की झील होती है, लेगून लिखा है यहाँ पे। लेगून माने जानते हैं, लेगून माने क्या होता है, कोई बताएगा कि लेगून माने क्या चीज है? लेगून होता है कि जब समुद्री जल किसी स्थलीय भाग पर चढ़ जाए और सीमा का नमक पानी रुक जाए तो उसी को लेगून झील के नाम जानते हैं। देखिए लेगून का मतलब होता है 3 तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ गोल पोर्शन हो, एक तरफ समुद्र से लिंक हो, एक तरह से लूप मानिए इसको, लूप झील या लेगून झील के नाम से जानते हैं। मतलब खास करके 3 तरफ से जो गोला रूप में वाली बात, गोलाई रूप में धारण किया हुआ है, और लगभग एक तरफ से जो है क्या हो, एक तरफ से समुद्र से टच हुआ हो और 3 तरफ से समस्थल भाग से घिरा हुआ हो, इसी को हम लेगून झील बोलते हैं, लेगून के नाम से जानते हैं। और लेगून क्या होती है, खारे पानी की झील होती है। मतलब ये क्या होता है कि लेगून में जो होता है अक्सर चूंकि समुद्र से टच होता है तो क्या होता है, चिल्का भी लेगून झील आपकी। चिल्का कैसे झील है, चिल्का झील लेगून झील है क्योंकि 3 तरफ से, एक तरफ से समुद्र से टच है वो और बाकी तरफ से स्थल से घिरा हुआ है और लगभग गोला रूप ग्रहण करता है वो।
और देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है मालाबार तट पर कुछ लेगून झीलें पाई, जैसे वेम्बनाड झील देखो यहाँ पे है, वेम्बनाड है, अष्टमुदी है, और केरल में लेगून झील, लेगून झीलों को कयाल कहते हैं, वहां पे वहां अलग नाम उसका कयाल है। यहाँ देखिए एस्चुअरी का नाम यहाँ दिया हुआ है, एस्चुअरी या ज्वार नद, यहाँ दो चीजें दिया हुआ है। अभी इसके पहले चर्चा मैं कर चुका हूँ, आपके दो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, जो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। और कैसे करती मैंने बताया था कि रिफ्ट में बहती हैं, तो में अंदर से जाकर घुसते हैं, जहां घुसते हैं वहां दिखाई नहीं पड़ते, मतलब समुद्र में गिरती हुई दिखाई नहीं पड़ती हैं, बल्कि क्या होता है, बल्कि इसमें होता है कि वहां पे गाज दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े वहां फव्वारे दिखाई पड़ते हैं, तो लोग इसको जो है ज्वार नद या एस्चुअरी के नाम से उसको जानते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें लिखा हुआ, नर्मदा ताप्ती कर्नाटक में शरावती नदी है, गोवा में मांडवी और जुआरी है, एश्वरी का निर्माण करती है। मतलब ये पहली बार मुझे मिल रहा है यहाँ पे है कि मांडवी, जुआरी और शरावती भी क्या करती हैं, ईश्वरी का निर्माण करती हैं। और यहाँ देखिए केरल में एक भरत पूजा करके नदी यहाँ पे केरल में है, तथा पेरियार नदी है, ये भी नदियां क्या करती हैं, ज्वार एस्चुअरी तथा ज्वार नद का निर्माण करती हैं। पहली बार मुझे मिला है जो इन नदियों का नाम अलग से आ रहा है, मैं तो भी यही जानता था कि सिर्फ दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो एस्चुअरी का निर्माण करती। नदियों के अलावा भी शरावती नदी है कर्नाटक वाली, आप जानते हैं। इसी पर आपका सबसे बड़ा झरना, आपका झरने का नाम बताइए भाई। शरावती पर कौन सा झरना जो सबसे बड़ा है भारत का, सबसे ऊंचाई पर स्थित है जो कर्नाटक में? जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये आपके कर्नाटक में है और सबसे बड़ा झरने का निर्माण करता है। ये भी मांडवी नदी भी आपकी है, जुआरी है, और भरत पूजा केरल की नदी है। और पेरियार नदी के बारे में आप जानते हैं, पेरियार जलप्रपात भी वहां पे एक है, और पेरियार नदी भी है, पेरियर पेरियार अभ्यारण्य कर्नाटक नहीं केरल का है ये पेरियार। और गोवा की राजधानी पणजी जुआरी नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले पे हम लोग आते हैं। अब तट का नाम देखिए, जो भी चर्चा हुई तट वही है, कुछ अलग से नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पुनः देख लीजिए, 60 फॉर्म 60 कैसे कैसे नामकरण है, किस राज्य में क्या कहते हैं किसको है। ये तमिलनाडु को हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। कर्नाटक वाले तट को क्या बोलते हैं, कन्नड़। कन्नड़ तट, आंध्र प्रदेश को उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा को उत्कल, कोलकाता को बंगाल तट, महाराष्ट्र गोवा को कोकण तट है आपका, भी चर्चा इस पर हुई थी। केरल को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से 60 में जो है, मतलब सब कुछ छोड़ करके इसको भी याद कर लेंगे तभी कोई ठीक है आपका। अक्षांशीय विस्तार देख लीजिए कि कौन, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ है। अक्षांशीय देशांतर विस्तार क्या है, चर्चा इस पर हम पहले कर चुके हैं बहुत। 60 में देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए 8.4 यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट, 8.4 ए वाला तट जो आपका ए वाला। और नीचे अब आप जाएंगे 6.6 करके है, जो आपके सबसे निचला पोर्शन इंदिरा पॉइंट जो आपका है 6 पॉइंट, कितना है, उसका भी 6.4 है, 6.4 है। 6.4 है वो। कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी नहीं, क्या नाम उसका है, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबर पिग्मेनियम पॉइंट, या इंदिरा पॉइंट जो है, पिग्मेनियम पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, जो आपके ग्रेट निकोबर में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो सबसे नीचे पोर्शन आपका वही है, लेकिन सबसे स्थलीय पोर्शन को लेकर बात करेगा तो आपका 8.4 है यहाँ पे। हाँ बोलिए। और 8.4 है यहाँ, देखिए 37.6 लिखा हुआ है, मतलब ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। क्या विस्तार आपका है, अक्षांश है भारत का। अक्षांशीय रेखा जानते हैं आप, हैं कि ग्लोब पर जो रेखाएं पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई, उसको कौन सी रेखा बोलते हैं, उसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण तरफ खींची गई, उसको हम क्या बोलते हैं, उस रेखा को हम जो है देशांतर रेखा बोलते हैं।
तो आज भारत का अच्छा 8.4 से लेकर के 37.6 37 डिग्री से। तक है। और ये विस्तार आपका जो है, इसकी लंबाई भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3214 किलोमीटर। जो अक्षांशीय विस्तार है ये, इसकी लंबाई बनती 3214 किलोमीटर। और आपका जो है देशांतर विस्तार आपका जो है 68.7 पूर्वी से लेकर के, यहाँ पे देखो लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 57.25 है क्यूथू, 57.25 क्यूथू लिखा हुआ है। जिसको भी दिमाग में रखेगा, क्यूथू आपका यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में आपका है, ग्वार मोता आपका यहाँ पे है। इसका भी 30 कितना है, 30 अक्षांश है ना, 30 देशांतर है। 30 देशांतर का अंतर दोनों पड़ता है, 2 घंटे का अंतर लगभग रहता है। 68.7 से लेकर के 57.25, ये आपका देशांतर विस्तार है और ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। 2935 किलोमीटर दूरी आपका अक्षांशीय विस्तार को देशांतर विस्तार को लेकर के है। अक्षांशीय विस्तार को दूरी आपकी 3214 है। ये अक्षांशीय विस्तार की जो दूरी है या पूर्व पश्चिम की दूरी भारत की क्या है, ज्यादा है। नहीं, उत्तर दक्षिण दूरी क्या है, ये दूरी ज्यादा भारत की है, ये दूरी भारत की कम है। चलिए, तो आपका एक चीज और यहां देख लीजिए, भारत का दक्षिणतम विस्तार तमिलनाडु कन्याकुमारी तक है। तो ये चर्चा इस पर हम किए ही है, कोई समस्या देखिए, ये चीज देखिए काम किया आपके, मैंने 30 बताया आपको है, मतलब 2 घंटे का अंतर लगभग होता है। लेकिन यहाँ कुछ पॉइंट कम इसका देखिए, कितना कम किया हुआ है, 29.2 किया हुआ है, मतलब 30 पॉइंट तक पहुंचा नहीं, 29 है मानिए इसको आप, तो 2 घंटे में 4 मिनट दशमलव कम है। नहीं, हाँ मतलब, हाँ रेडियन रेडियन कुछ करके 29 पढ़ते हैं इसको लगता है। मिनट, 29 डिग्री 2 मिनट। चलिए, 29 डिग्री 2 मिनट, मतलब आधा आधा जो है आपका अक्षांश कम लगभग है 30 में आधा अक्षांश आपका कम है। दो भाई 4 मिनट का ही तो अंतर होता है, एक देशांतर में अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, 2 मिनट यहाँ पे है, तो लगभग आधा पहुंच गया, आधा बचा हुआ है। तो ये करके आप यहाँ पे समझ सकते हैं, पूरा 30 नहीं है बल्कि क्या है, 2 मिनट आपका कम है, का दूरी कम है थोड़ा सा 30 में। ये देशांतर देखिए यहाँ पे है, लेकिन अक्षांशी भी सबकी अक्षांशी भी, कैसे उल्टा लिख दिया है, देशांतर में होना चाहिए था इसको, देखिए भाई, नहीं गलत चीज था, हमने गलत जगह उसको लगा दिया, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया। ये अक्षांशी विस्तार की दूरी लिखा हुआ है। अक्षांशी का मतलब है कि ये रेखाएं जो इधर से इधर जो गई है, समय की रेखा नहीं है, इसको हमने गौर नहीं किया, समय की रेखा नहीं है, किसकी रेखा है, ये दूरी की रेखा है। एक चीज और ये दिमाग में रखाइएगा, एक अक्षांश की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। कितनी दूरी होती है, 111 किलोमीटर। परीक्षा में कभी कभी प्रश्न इस तरह करके पूछ लेता है कि एक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, तो इसकी दूरी कितना आपकी होगी, 111 किलोमीटर हो गई। तो ये अक्षांशीय विस्तार को अंतर, मतलब पूछ रहा कि दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके है, ये दूरी कितना कितना अक्षांश का लगभग है। तो यहाँ पे लिख रहा है 29, मतलब 29 है, 29 का यहाँ पर भी देखो, 29 का यहाँ भी 29.18 लिखा हुआ है, 29.18 मिनट लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देशांतर विस्तार समय की रेखा आपकी ये है, और जा रही है 30 से ज्यादा ही कुछ जा रही है ये, तो वो ठीक है, वो समस्या उसमें वहां पे नहीं है। 68.7 और 97.25, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूरी पर 60 मिनट की, माने 60 मिनट माने 1 घंटे का अंतर लगभग आता है, 1 घंटे का अंतर, या 15 देशांतर कह लीजिए, साफ साफ इसको सही बात है, 15 देशांतर में क्या होता है, एक जो है घंटे का अंतर हो जाता है। चलिए आगे, पर अगले हम लोग आते हैं। ये भी चीज बड़े काम की आपके, मिट्टियों के बारे में चर्चा हमने एक बार किया था आप लोग से, कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कौन सी मिट्टी किस में उपयोगी है और किस काम में आती है। सबसे पहले आपको सबसे अधिक मिट्टी, सबसे बड़ी मात्रा किस मिट्टी की है, बता दिए भाई कोई हमको। सबसे अधिक मात्रा में भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है,
माइक्रोसॉफ्ट पावर। चलिए आ जाइए पुनः एक बार, हमने कहीं लग रहा है कि हम ही हट गए यहाँ से। बताओ भाई, सबसे अधिक मिट्टी कौन सी मिलती है आपकी है? सबसे अधिक मात्रा में मिट्टी कौन सी है? इसका जवाब कि जलोढ़ मिट्टी ही है। जलोढ़ मिट्टी ही सबसे अधिक जो है अंश है मिट्टी में भारत के। तो जलोढ़ मिट्टी को सबसे अधिक करेंगे आप। और दिख रहा होगा आपको जलोढ़ मिट्टी जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, काली मिट्टी जो दिख रही है काले रंग में है, जलोढ़ मिट्टी का ही पार्ट है। इसी के साथ साथ ये भी मिट्टी आपके यहाँ पे है, ये भी जो है यहाँ पे किनारे वाली जो मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी में ही आएगी। तो सबसे अधिक पोर्शन आपका जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद काली मिट्टी का नंबर आता है, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। मतलब परीक्षा में प्रश्न अगर पूछता भी आपसे है तो सबसे अधिक मिट्टी को लेकर चर्चा करेगा तो आपको जलोढ़ मिट्टी का नाम दिमाग में आपको आना चाहिए। दूसरा स्थान आपकी काली मिट्टी का है भारत में। और लाल एवं पीली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, पीटमय मिट्टी है, और आपका वनक्षेत्र या पर्वतीय मिट्टी है। मिट्टियों को लेकर जो प्रश्न परीक्षा में करता है, जैसे कि पूछता है चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, मक्का के लिए कौन सी है सबसे उपयुक्त, कपास के लिए कौन सबसे उपयुक्त मिट्टी है, या पूछता है कभी कभी कि ईंटा बनाने के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी होती है। तो इस तरह से परीक्षा में सड़क निर्माण की सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी है करके भी परीक्षा में प्रश्न कभी बार पूछा हुआ है कि मतलब फसल में सबसे बढ़िया कौन सी मिट्टी, किस मिट्टी की धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक उर्वरा मिट्टी कौन होती है, किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से होता है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में बार बार आए हुए हैं। किस मिट्टी की धारण क्षमता, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, कौन सी मिट्टी अपने आप ही जो है कि अपनी जुताई कर लेती है। जवाब देते जाइए, देते जाइए। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी के रूप में क्या कहेंगे आप, जो जिसमें सबसे अधिक फसलें या बाकी चीजें पैदा होती है, जिसको भारत की मेरुदंड कह सकते हैं आप हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कह सकते हैं इसको आप हैं। देखिए सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे कि कहाँ से भारत को अर्थव्यवस्था को मजबूत कौन सी मिट्टी करते हैं यहाँ पे, तो उसका नाम हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। सबसे अधिक उत्पादन जो होता है आपके जलोढ़ मिट्टी में ही होता है। और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी की बात करेंगे अगर आप जो है, तो वहां पे दोमट मिट्टी का नाम आता है और वहां का भी नाम आता है। दोनों मिट्टियां बड़ी उपजाऊ हैं। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी के लावों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और जलोढ़ मिट्टी बताओ कैसे बनती है? पानी के द्वारा बहाई गई मिट्टी। जलधन ओढ़, जल और ओढ़ को इकट्ठा कर लीजिए अगर, मतलब जल को के ओढ़ने द्वारा वाली मिट्टी, बनाए गए। जल को ओढ़ने वाली मिट्टी मतलब ये है कि जहां पर जल जल हर वर्ष पहुंचता है, या जहाँ की मिट्टी हर वर्ष नदी के जल को ओढ़ती है, उसी को हम जलोढ़ कहते हैं। या दूसरी भाषा में कह लीजिए कि जो मिट्टी नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है, इसी में जलोढ़ का नाम। अगर आगे एक चीज और है दिमाग में रखिएगा, खादर और ऊसर। खाद क्या बोलते हैं, खादर बांगर। क्या बताओ ये कौन सा, उसका मतलब क्या होता है? खदराहा और बंगराहा कहते हैं। बिंगरा, वो बंगराहा है, खदराहा है। हाँ हाँ, बांगर का होता है कि जो मतलब जलोढ़ मिट्टी बहुत पुरानी जो होती है, जो मिट्टी मतलब बहुत पहले जहाँ नदी के द्वारा मिट्टी लाई गई थी उसको बांगर कहते हैं। और जो अभी हाल ही में जो मैदान बनाया गया नदियों की तरह उसको खादर कहते हैं। खादर का मतलब साफ साफ है जहाँ पर बरसात का पानी हर वर्ष चढ़ जाता है जिस मिट्टी पर, मतलब लगातार रिन्यूअल मिट्टी जो होती रहती है पानी, जैसे नदी के पानी से, उसको खदरा बोलते हैं। जहाँ पर पानी का हमेशा जो है बाढ़ आती रहती है। और बांगर का मतलब होता है जहाँ पर बहुत पुरानी बाढ़ कभी आई थी, अब वो नदी वहां पे नहीं पहुंचती कभी। बात तो आपकी सही है, लगभग लगभग बात बिल्कुल सही आपकी है, लेकिन खादर का मतलब होता है जहाँ पे पानी हर वर्ष पहुंचता है, टच करता है जिसको है। और जलोढ़ का मतलब यही है साफ साफ है कि जो मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई है, या जहाँ पर नदियों का पानी हर वर्ष पहुंचता है, उसको हम जलोढ़े कह सकते हैं।
इसी तरह से एक वातोड़ मिट्टी होती है, लोयज का, चलिए छोड़िए उसको, बाद में चर्चा करेंगे। काली मिट्टी के बारे में चर्चा हो रही थी, इसको लेकर स्पष्ट हुआ कि मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? एल ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। एवलूवियल सॉइल बोलते हैं, हाँ, हवा के ज्वालामुखी द्वारा। के उद्गार से हुआ है। चीज यहाँ से परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी, यहाँ ध्यान दीजिए, काली मिट्टी देखो यहाँ से यहाँ तक पोर्शन देखिए, ये काली मिट्टी का पोर्शन देखिए, ये दिख रहा है आपको, है ये भी दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन काली मिट्टी का पोर्शन है ये पूरा, यहाँ से लेकर बताओ, बताओ कौन सा राज्य बताओ हो सकता है, किन दो राज्यों में बीच में काली मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र है और गुजरात। बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र, और अधिकतम पोर्शन इसका महाराष्ट्र में है। अधिकतम पोर्शन जो है काली मिट्टी का पोर्शन महाराष्ट्र में है और गुजरात में है। और दो राज्यों में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। मतलब एक निर्माण जो है महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण जो है ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। और काली मिट्टी मैग्नीशियम खूब मात्रा होती है। और दूसरी चीज यहाँ से याद रखिएगा, कपास की मिट्टी, काली मिट्टी को मक्का और कपास की मिट्टी कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न होता है किस मिट्टी, कपास की मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी फेमस है? इसका जवाब रहेगा आपका काली मिट्टी। अगला देखिए, एक चर्चा मैंने किया था कि क्या बोलते हैं, चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? क्या जवाब देंगे आप लोग इसमें? चाय के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी है? चलिए, तो इसका जवाब यहाँ पे लेटराइट मिट्टी कर लीजिए आप। यहाँ पे चाय के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी जो होती है लेटराइट मिट्टी होती है। और जो अभी एक प्रश्न मेरा और भी था कि ईट उत्पादन के लिए, ईट उत्पादन के लिए तो सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी होती है ईट उत्पादन के लिए? लेटराइट मिट्टी ही है, लेटराइट मिट्टी ही है। इसमें खास करके आयरन, आयरन के कुछ तत्व मिले होते हैं, लोहे लौह तत्व ज्यादा मिलता है, इसलिए मिट्टी बड़ी उपयोगी और मजबूत होती है। लेकिन पैदावार में बड़ी खराब हो जाती है, पैदावार बढ़िया नहीं हेलो, जैसे कुछ। हाँ बताइए। जब उसमें आप जब लौह की मात्रा बता रहे हैं तो लौह की ईंट के लिए लौह की जो मैक्सिमम मात्रा होती है 3% होती है। 3 से 4% होती है मैक्सिमम मात्रा लौह की चाहिए। विशेष रूप से उसमें आपका कैल्शियम और आपका जो है कैल्शियम सिलिकेट, इसका सिलिका और जो सिलिका का योगदान होता है, यानी कि बालू वाला 60%। तो वहाँ से आपका कैसे हो पाएगा? चलिए फिलहाल फिलहाल जो प्रश्न मिलता है परीक्षा में उसके बारे में चर्चा कर रहा है यहाँ पे हूँ। बिल्कुल उसका संगणन का बाकी चीजें ठीक है, लेकिन लाल मिट्टी जो होती है लेटराइट मिट्टी हमारे क्या बोलते हैं चाय के लिए, जो आपका है असम, चाय के लिए बहुत फेमस है। तो वहाँ लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी का कुछ संयुक्त रूप मिलता है वहाँ पे। तो मुख्य रूप से जानना प्रश्न परीक्षा में आपसे करता है, ये क्या बोलते हैं जो मैग्रो वन जो होते हैं, मैग्रो वन, जिसको लेकर प्रश्न परीक्षा में आता है यहाँ पे, लौड़ को लेकर के, मतलब लौड़ोभित पौधे में अगर चर्चा कोई करेगा तो मैग्रो वन का नाम आएगा। और मैग्रो वन आप जानते हैं कि सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में। और लौड़ोभित का मतलब होता है समुद्र के किनारे जो वनस्पतियां उगती हैं या मिट्टी जो वहां बनती है उसको लौड़ोभित मिट्टी कहते हैं। या नमकीन, लौड़ मतलब होता है नमकीन मिट्टी, किनारे होता है क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है और मिट्टी वहां पे मिलती है। और वन क्षेत्र या पर्वतीय मिट्टी, अलग तरह के पर्वतों क्षेत्रों में मिट्टी, तरह के पौधे और वनस्पतियां वहां पे उगती हैं। लेकिन 3-4 चीज जानने वाली चीज है जो परीक्षा में आपके आती है। यहाँ से आगे आ जाइए, भारत का जो संपूर्ण स्थिति क्या है, मतलब जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है, नेचुरल जो चीजें हैं, वहाँ पे कितना 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 वन है, कितना जो है आपका वहाँ पे पर्वत है। तो देखिए परसेंटेज पहले लिखा है, इसको परसेंटेज पहले देख लीजिए, कितने परसेंट पर पर्वत है, कितने परसेंट भाग पर आपका पहाड़ है, कितने पर पठार आपका है, कितने पर आपका मैदानी भाग है। तो सबसे अधिक मिट्टियों में क्या है, मैदानी भाग का आता है। 43% के अगल बगल भारत में मैदानी क्षेत्र है भारत में। और पठार की बात करेंगे तो यहाँ पे 27% लगभग है। पहाड़ यहाँ पे 18% भारत में है।
और पर्वत यहाँ पे क्या है 10% के अगर बगल है। तो पहाड़ पर्वत में क्या अंतर है भाई? ये पहाड़ क्या पर्वत क्या है, अंतर क्या दोनों में है? किसी को पता है इसके बारे में, पहाड़ पर्वत में अंतर क्या है? ये पहाड़ पर्वत जो है चोटी का आकार है, और पहाड़ जो है उठा हुआ है, जबकि पठार जो होता है ऊपर समतल होता है। और जो पहाड़ होता है ऊपर समतल नहीं होता है, और बल्कि जो पर्वत होता है उसमें चोटी होती है। नहीं नहीं, तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ पहाड़ पर्वत में अंतर क्या है, तो ये बताइए पहाड़ पर्वत में अंतर क्या है? टीले का आकार है तो इसको देख लीजिए, टीले का समझिए। आकार है उसे। पठार जो होता है, मेसा शब्द इसके लिए, मेसा। मेसा मतलब के आकार का हो गया है। ठीक हुई है, और बिल्कुल ऊपर पहाड़ बिल्कुल है वैसे, उसको पठार बोलते हैं। बहुत सारे पठार हैं, सबसे ऊंचा पठार आपका जो है कि पामीर का पठार है, जो तिब्बत में स्थित है, तिब्बत भारत में कुछ मिला करके है। और पेंटागोन का पठार, बहुत सारे पठार आते हैं। पठार के शब्द आता है मेसा। अगर परीक्षा में पूछा, जो में पूछा हुआ, मेसा का मतलब होता है मेज के आकार का, मेज के समान जिसकी आकृति हम पठार कहते हैं। पर्वत ऊंचाई को लेकर अंतर है, लेकिन फिलहाल जो शब्दावली का प्रयोग जो होता है, कई बार हिमालय हिमालय को पर्वत कहते हैं, एवरेस्ट पर्वत कहते हैं। तो लेकिन शब्दावली जो है पहाड़ पर्वत के अंतर से शब्दावली को लेकर के, ऊंचाई को लेकर के, किसी को ऊंचाई 1300 होती है तो उसको पहाड़ी बोलते हैं, पहाड़ लिखा उसको पहाड़ी बोलते हैं। और इससे अधिक ऊंचाई होने पर जो है 1300 से कम ऊंचाई अगर पहाड़ी हो, तो पर्वत की ऊंचाई जो होती है इससे ज्यादा होती है, 1300 से ज्यादा ऊंचाई होने पर उसको पर्वत बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पहाड़ी पे लिख दिए, पहाड़ी होना चाहिए, जब पहाड़ लिखा है यहाँ पे, ये अंतर हो गया था यहाँ पे पहाड़ी पर्वत में। तो ये थोड़ा सा ऊंचाई को लेकर अंतर है पहाड़ और पर्वत में। तो ऊंचाई कम है तो वो पहाड़ है या पहाड़ी है, और पर्वत ऊंचाई ज्यादा है तो वो पर्वत आपका होता है। और पठार का शब्द पठार के लिए इसकी आकृति मेज की आकृति हो, उसी को हम जो है मेसा बोलते हैं। जमीन से उठा हुआ पोर्शन हो, लेकिन ऊपर जाकर बिल्कुल समतल, बिल्कुल सपाट बिल्कुल हो, उसी को पठार बोलते हैं। मैदान के बारे में कोई समस्या हो, जब बिल्कुल नीचे हो उसी को हम मैदान बोलते हैं। और जो कुछ चीजें यहाँ से जो बहुत सारे पठार पर्वत के बारे में मैं इसको पीडीएफ भेज में डाल दूंगा, इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी वहां से, जो एक ही जगह मिल जाएंगे आपको। यहाँ देखिए एक चीज काम का हो सकता है परीक्षा में दे ही दे, प्रश्न एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे, एक भी देख लीजिए उसको। यहाँ पे दिया हुआ है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्या दिया हुआ है? अन्नामलाई, अनाई मुड़ी लिखा हुआ है, अनाई मुड़ी। और यहाँ लिखा है सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी है 2695 किलोमीटर, मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है। तो सबसे ऊंची मुड़ी है यहाँ पे। और पर्वतों की बात करेंगे, सबसे ऊंचा पर्वत बता दें भाई, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की? केटू गढ़वी आना नस्ती। चाहिए, इसका उत्तर आना ही चाहिए। केटू यूनिवर्सिटी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ लिखा हुआ है माउंट गडविन या अस्टिन या केटू गडविन, काराकोरम श्रेणी में है ये, काराकोरम श्रेणी में है। तो दूसरा स्वायत्त क्षेत्र की बात करेंगे तब पर्वत कौन सा हो जाएगा, तो ऊंचाई कितनी पड़ी माउंट एवरेस्ट की, केटू गडविन की ऊंचाई कितनी है केटू गडविन की? कोई बताएगा? 8611 किलोमीटर है, 8600 की ऊंचाई है केटू गडविन की, मीटर। और जानते हैं, बताओ एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? एवरेस्ट की 800 कितना है, 50 या 48 दोनों मिलता है। 50 मिलेगा कहीं कहीं आपको, 48 भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलता है।
और पुणे देखिए कुछ गड़बड़ कर दिया था मैंने। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,611 है भाई, 8,600 की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसकी केटू गढ़विन की है। कुछ गलती हुई है। 8,600 की, एक मिनट में देख लेता हूँ, 1 मिनट। एक मिनट, 1 मिनट। चलिए अगले पर, चलिए इसको देखिएगा, गया है फिर आप देख लीजिए। आपको केटू गढ़विन की ऊंचाई जो आपकी है, चलिए सही बताया मैंने, 8,611 ही लिखा हुआ है। लिखने में यहीं पे गलती किया हुआ है, जो मैंने बताया 8,611 बिल्कुल। और जो यहाँ लिखा हुआ है थोड़ा सा गलत हो, ये गढ़विन अस्टिन की ना दे करके हुई है। देखिए केटू गढ़विन यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है 8,611 लिखा हुआ। कंचनजंगा की ऊंचाई कितना हो? कंचनजंगा, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है भारत के? सिक्किम। सिक्किम में। इसकी ऊंचाई जो मीटर है। और भारत नेपाल दोनों राज्यों में स्थित है, भारत में भी है और नेपाल में भी है। कुछ पोर्शन इसका भारत में, कुछ पोर्शन इसका नेपाल में है। मैक्सिमम भारत में है, थोड़ा सा नेपाल में है। इसीलिए तो कहते हैं भारत में स्थित। दोनों, हाँ, बिल्कुल भारत में भी है, नेपाल में भी है कंचनजंगा आपके, दोनों देशों के बीच में है। और मकालू पर्वत जो है नेपाल में है, 8,463 मीटर ऊंचाई इसकी है। चलिए, और यहीं पर पर्वत श्रेणी को लेकर बात आई जाने का, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी बताइए? सबसे पुरानी? अरावली। अरावली। ये देखिए यहाँ पर अरावली आपकी, अरावली का मतलब कि कौन सा प्रदेश है ये? तो प्रदेश कौन सा आपका आता है यहाँ पे? गुजरात, राजस्थान, आपका उधर टच करेगा, हरियाणा टच करेगा, उधर बीच में थोड़ा सा पंजाब को टच कर लेगा। तो वही है गुजरात, यहाँ देखो आपका है गुजरात, आपका इधर है, इधर आपका राजस्थान, इधर आपका है, इधर आपका एमपी का क्षेत्र है। लगभग लगभग यही है आपका अरावली पर्वतमाला जो है, जो भारत विश्व की सबसे पुरातन होती है। और आपके यूपी की एक चोटी नाम बताइए, सबसे ऊंची चोटी नाम बताइए, यूपी उत्तराखंड की सबसे ऊंची उत्तराखंड चोटी की कौन आपका सी है? नंदा देवी, नंदा नंदा देवी। देवी। नंदा देवी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। चलिए, इस पर चर्चा हम पहले कर चुके हैं, बहुत चर्चा इस पर करनी ही नहीं हमको है। सिर्फ नाम, नाम यहाँ पहले से भी कई बार आ चुका है, चुके हैं। तो दक्षिणतम बिंदु देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट, या ग्रेट निकोबर में स्थित है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल है, ये आपके लद्दाख में स्थित है। पश्चिमोत्तर बिंदु आपका गोहार मोता है, गुजरात में है। उत्तर बिंदु आपका क्या है? किविथु, आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है। और मुख्य दक्षिणी भूमि आपकी जो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। तो ये भारत के जो चार मुख्य, यहाँ सब कुछ ये दर्शाया बढ़िया से गया है, कौन कौन से कहाँ पे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके काम का है, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आपके आ सकते हैं, क्योंकि जल्दी में ही दोनों बने आपके हैं, तो बिल्कुल परीक्षा में यहाँ से आने की पूरी संभावना है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो बताने का प्रयास मैंने ऊपर किया था 22 बताया था, लेकिन यहाँ पे 20 राज्य हैं।
जम्मू कश्मीर कितनी हो गई आपकी है? 20 है। इसके दो जिले, इसमें अब 20 जिले हो गए इसमें। और लद्दाख में जो है सिर्फ जिले कितने आपके हैं? 2 जिले हैं। तो लेह और कारगिल देखिए, लेह आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कारगिल आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पोर्शन आपका है। और इसी बीच में कारगिल का संघर्ष जो हुआ था भारत पाकिस्तान में, पीओके देखिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। भारत का क्षेत्र है जो पूरा कब्जा किया है, ये भारत का क्षेत्र है ये। और इसी में कुछ क्षेत्र में है, चाइना के कब्जे में है, जिसको पाकिस्तान ने चाइना को दान कर दिया है। और कुछ पोर्शन पीओके का जो है ये पाकिस्तान जो ये तो कट गई, बाकी चीजें जो आपके हैं पाकिस्तान अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो ये चीजें जो है पीओके जो जो भारत का हिस्सा है वो भी भारत को अपना मानता है, पाकिस्तान के कब्जे में है। तो 2 चीजें यहाँ से रखना आपको है। पाकिस्तान आपका नया जो प्रदेश बना हुआ है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, लेह बना हुआ लद्दाख, उसके 2 जिले मात्र हैं, कारगिल है। पश्चिम पूछ सकता है कारगिल जो है किस राज्य का जिला है, किसमें है? दोनों आपके जो है लेह लद्दाख में है। और जम्मू कश्मीर जिले आपके हैं, दिमाग में लगाइए, यहीं पे एक चीज और यहीं से है, लेकिन जाने दीजिए उसको। के बारे में जो लिखा हुआ, अनंतनाग है, बंदीपोरा है, बारामूडा है, बडगाम है, डोडा है, बंदरपुर, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, ये भी बार बार चर्चा में आते रहते हैं, सब चीजें हैं। इसमें देखिए श्रीनगर का हम यहाँ पे जरा देख लीजिए एक बार। बताओ श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? श्रीनगर के श्रीनगर किसने बसाया? तो यहाँ पे नाम अशोक का आता है, सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। कुंडलग्राम में, जम्मू कश्मीर की कुंडलग्राम में बहु संगीत हुई थी। बताओ उसमें कौन सी बहु संगीत थे कुंडलग्राम वाले? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कौन से थे? चतुर्थ 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 बहु संगीत, चतुर्थ बहु संगीत थी, बहुत बढ़िया। कनिष्क इसके अधीन हुई थी, शासक कौन था? शासक कौन था? कनिष्क था। उसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? जब कनिष्क था तो वह सुमित्र उसका अध्यक्ष वासुमित्र था, और उसका उपाध्यक्ष अशोघोष जो था, नाम लिया आपने, उसका अध्यक्ष था वो, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए राज बना कब है, डेट देख लीजिए इसका, वर्ष 2019। है और आर्टिकल 217 को समाप्त किया गया। विशेष रूप से याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा इसका, 2020 का डेट है ये। और आर्टिकल 217 और 35 दोनों को समाप्त किया। तो ये डेट बिल्कुल याद रखना आपको। 35 से संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। 370 किससे है? 370 सभी लोग जानते हैं, संबंधित आर्टिकल है। और 5 अगस्त 2019 को जो है अलग राज्य का, इसको अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, समाप्त कर दिया गया इसको। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाया गया। और अलग दर्जा की बात आते तो आपका दिसंबर का डेट है। डेट तो हमें कंफर्म याद नहीं है, लेकिन ये 5 अगस्त को वहाँ से 370 हटाता है। चलिए ठीक बात है। फिलहाल आपको यहाँ से ये रखना, 2019 में दोनों काम हुए हैं, 2019 में ही काम दोनों हुए हैं। अगला देखिए, हाँ पर है यहाँ पे 31 अक्टूबर का डेट है। 31 अक्टूबर 2019 को जो है केंद्र शासित प्रदेशों को नाम दो, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, दोनों को तोड़ करके, एक को तोड़ करके।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आपका सही है। 5 का अप्रैल का डेट है वो, जब धारा हटाई गई थी ये। और 31 अक्टूबर 2019 को जो है दो राज्य बनाए गए, आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दो राज्य बनाए गए यहाँ से। इस तरह से इसका जो है ये दो प्रदेश आप। हाँ सर, बस यहाँ पे टाइम बताओ भाई, टाइम कितना हो गया? कोई टाइम बता दे। 10 चलिए बजकर ठीक है, 8 मिनट चलिए इसको भी देख लीजिए, तो इसको यही बंद करते हैं, इसको समाप्त करते हैं यहीं पे देख करके। एक दिन चर्चा हमारी हो रही थी को लेकर के, इसलिए मैंने विशेष रूप से इसको लाने का प्रयास किया यहाँ पे। तो मैंने बताया था कि 0 से लेकर 23 तक आपका उष्ण कटिबंध है। तो कुछ चर्चा में जो है अलग तरह का प्रश्न, यहाँ तक उष्ण है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उष्ण है, इसलिए मैंने विशेष रूप से इसको यहाँ लाने का प्रयास किया यहाँ पे, ताकि दोनों के बारे में आप जान जाए कि उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा साफ साफ 0 से लेकर के 23 का दिख रहा है यहाँ से। 0 से 23 है, यहाँ पे उष्ण कटिबंध लिखा हुआ है। तो विषुवत रेखा जो आपकी है, जिसको हम 0 अक्षांश बोलते हैं, जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, या मध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, वो 0 से लेकर के, इसको 0 अंश रेखा भी बोलते हैं, 0 अंश अक्षांश भी कहते हैं। तो 0 से लेकर उत्तर और 0 से लेकर 23.5 अंश दक्षिण, देखो ये 23.5 अंश दक्षिण लिखा हुआ है। कर्क मकर रेखा आपकी है, ये रेखा कौन सी आपकी है? ये मकर रेखा। ये कौन सी रेखा आपकी? कर्क रेखा है। इस रेखा से इस रेखा के मध्य का जो 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 भी देश या जो भी चीज आएंगे वहां पे, उसको हम उस। और पुनः आपका और भी वर्गीकरण किए गए हैं, देखो समशीतोष्ण यहाँ पे है, पुनः 23 से लेकर के 66.5 तक भी है यहाँ पे, 23 से लेकर के 66.5 तक। इस पोर्शन में जो भी आएंगे यहाँ से, उसको हम समशीतोष्ण में रहते हैं, मतलब इधर ठंडी यहाँ पे है और यहाँ पे गर्मी है, बीच के क्षेत्र में जो है समशीतोष्ण कहा गया, मतलब इधर ठंडी ना ही गर्मी। भारत की स्थिति जो होती है, भारत आपका यहाँ पर लगभग यहीं पर स्थित भारत आपका है। तो 6.4 से लेकर के कहाँ तक है? कहाँ तक है? 37.6 तक, 37 डिग्री सेंटीग्रेड 37.6 तक है, 6 तक है। अभी देखिए 23.5 अंश तक आपका उष्ण कटिबंध में है, और उसके ऊपर किस में आता है? ये समशीतोष्ण में आता है। तो भारत उपोष्ण में, उष्ण में भी है और शीतोष्ण में भी है, तो दोनों में आपका भारत उसमें शामिल लगभग है। समशीतोष्ण में भी आपका भारत शामिल है, कटिबंध में शामिल है। तो शीतोष्ण में इसको शामिल कर लेते हैं, शीत और उष्ण दोनों में शामिल कर लेते हैं इसको है। सिर्फ भारत का जो कटिबंध बनता है, भारत का जो शामिल भारत है, उपोष्ण का है। उष्ण शब्द में गलती हो रही है हमको है, देखिए उष्ण तो आपका यहाँ हो गया, और शीत आपका यहाँ हो गया। तो शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीत तो आपका यहाँ हो जाएगा, कुछ गलती हो रही है यहाँ पे दोनों के शब्दावली में। शब्द कौन सा है? उष्ण कटिबंध, मतलब आगे परीक्षा में देखिए, प्रश्न अगर आता है परीक्षा में, कोई शब्दावली मिले आपको, तो आपको उष्ण में भी रहे और आपका शीतोष्ण में भी रहे, तो वही भारत की कंडीशन आपकी वही है। अक्षांश विस्तार को लेकर के दिमाग में रखिएगा, 0 से लेकर के 37.5 अंश अक्षांश जो है उत्तर और दक्षिण का क्षेत्र जो आपका है, 23.5 अंश मतलब कर्क रेखा से लेकर के आपके ये रेखा का नामकरण अलग से नहीं कोई किया गया है। 23.5 अंश कर्क रेखा, 66.5 अंश उत्तर की जो पोर्शन आपका होता है, उतना ही इस रेखा से इस रेखा के बीच को क्षेत्र को हम जो समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर जो शीत का मतलब होता है कि दो ध्रुव का पोर्शन जो आपका है, जो सबसे दूर होता है, वो शीत बिल्कुल होता है वो है। तो ध्रुव के पोर्शन को आप जो है मतलब 66.5 अंश से लेकर के 0 है, आप जो है बिल्कुल शीत ध्रुव में 66 कटिबंध से 90। 66 से, हाँ 66 से 90 आपको शीत में रखेंगे, 66 से लेकर 23.5 अंश के से लेकर के आपके 0 पोर्शन जो आपका रहेगा, ये आपका जो है उष्ण कटिबंध। तो भारत की स्थिति जो है और शीत में भी, मतलब समशीतोष्ण में भी, दोनों में शामिल भारत आपका है।
जरा यहाँ देख लीजिए, कुछ काम के आपको चीजें हैं। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है? मतलब भारत अगर यहाँ पे, अगर भारत आपका है तो जीरो रेखा से जो आपका जीरो है यहाँ पे, इसकी दूरी कितनी है भारत की? तो मैंने आठ सौ चर्चा किया तिहत्तर था कि दूरी जो है, अक्षांश की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है। आप 111, भारत का अक्षांश नीचे वाला कौन आपका है? 6.6 है, 6.4 आपका है। 6.4। 6 गुणा कर लेंगे इसमें तो आपका कितना आ जाएगा? फिलहाल यहाँ पे लिखा है 876 लिखा हुआ है, और हमें लग रहा है कि 8.4 को स्थलीय सीमा को लेकर चर्चा यहाँ पे है। 8.4 जो आपका है कन्याकुमारी वाला मुख्य स्थलीय बिंदु को लेकर चर्चा यहाँ पे कर रहा है, इसलिए इसका दूरी कितनी हो गई आपकी? 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे भारत आपका स्थित? 876 किलोमीटर पे स्थित भारत आपका। अगर आपका 6.4 पे करते हैं तो थोड़ा सा दूरी में लग रहा है कम हो जाएगी, तब वहां इतना नहीं हो पाएगी, दूरी कम होगी वहां पे। लेकिन मुख्य स्थलीय सीमा को लेकर बात करेगा, कन्याकुमारी को लेकर बात करेगा तो 8.76 हो जाएगा। मतलब इसी लेना आपको है, 111 गुणे 6.4 करेंगे जो आएगा तो आपका ग्रेट निकोबर का जो पॉइंट है वहां से हो जाएगा। 8.4 जो आपका इसे गुणा करेंगे तो मतलब इसी दूरी से आपको गुणा कर लेना है, उस दिशा में गुणा कर लेंगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। मतलब आपको याद कर लेना है कितना, और दूरी को लेकर के। और विश्व मानचित्र में भारत है पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, उत्तर नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यहीं और से ये एशिया क्वेश्चन बनता हाँ बताइए। यहीं से यहीं से क्वेश्चन बनता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश और देशांतर के बीच की दूरी को लेकर बनता है। तो अक्षांश के बीच की दूरी को जोन कहते हैं, और वहीं पर अगर देशांतर की बात करें तो उसके लिए गोरे शब्द आता है। क्या पुनः बोलिए एक बार, अक्षांश की दूरी को क्या बोलेंगे? दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन शब्द दिया गया है, जोन। जोन। इनके बीच की दूरी को जोन नाम से जानते हैं, जबकि वहीं पर अगर देशांतर, दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं तो उसके लिए शब्द आपका आता है गोरे। गोरे। हाँ हाँ, गोरे। चलिए ठीक है, जी जोन तो सही है, किस जोन में स्थित है? जोन तो प्रयोग बराबर प्रयोग में आता है, जोन। चलिए ठीक है, महाद्वीप की बात करेंगे तो भाई आप जान ही रहे हैं भारत किस महाद्वीप में है? विश्व का सबसे बड़ा एशिया। महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में कटिबंध देखिए, यहाँ देखिए कटिबंध लिखा है, यहाँ पे मिल गया देखिए, जो बहुत हम ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। भूमध्य रेखा से भारत की उष्ण कटिबंध में होता है। कर्क रेखा साढ़े शीतोष्ण में होता है। भारत क्या है? उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। शब्दावली वही है, थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आ रहा था कैसे इसको फिट करें हम। तो उष्ण क्या है और शीतोष्ण है। उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है भारत, जो है शीत और उष्ण दोनों में। शीत कटिबंध यहाँ पे है तो उष्ण कटिबंध यहाँ पे है, तो भारत की स्थिति आपके शीतोष्ण कटिबंध में स्थिति भारत की है। अगला प्रश्न पठार को लेकर के है। चलिए चर्चा अब हम आगे कल करेंगे, आगे हम लोग प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि और क्या, कैसे भारत में क्या क्या चीजें हैं जो आपके काम के हैं। तो आगे चर्चा अब कल होगी इसको लेकर के। तब तक सभी लोगों को शुभ रात्रि, क्लास को वहीं समाप्त करते हैं। गलत हो गया, सेव हो गया इसे। चलिए पहले हम करते हैं आप लोगों के। चलिए जुड़े रह गए सभी लोगों को धन्यवाद, संदीप को, कुसुम को और अजीत को। बाकी लोग तो निकल चुके हैं।